नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, चाहे वो आपका पेपर 1 हो, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका HPRC का कोई अपकमिंग एग्जाम हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का ही अपकमिंग एग्जाम क्यों ना हो, जहाँ पर भी हिमाचल जीके पूछी जाएगी। हर एक एंगल से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, श्री शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि शिव प्रताप शुक्ला जी गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। बोलते हैं ये किस राज्य से संबंध रखते हैं। ये गवर्नर तो हैं हिमाचल प्रदेश के, परंतु ओरिजिनली जो इनका स्टेट है जहां से ये संबंध रखते हैं वो कौन सा स्टेट है वो पूछा गया है। देखिए, ये जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में। कौन से नंबर के ये गवर्नर हैं? हिमाचल प्रदेश के 22 नंबर के ये गवर्नर हैं। अगर आप देखते हैं इंडिविजुअल चार्जेस के बेसिस पर, अगर आप देखते हैं एडिशनल चार्जेस के बेसिस पर भी, क्योंकि कई बार एडिशनल चार्ज भी गवर्नर का दिया जाता है जब एक गवर्नर का टेन्योर खत्म हो जाता है। अगर इमीडिएटली सेंटर से जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी गवर्नर अपॉइंट नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल चार्ज किसी को दे देते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर एडिशनल चार्ज को भी आप इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इनका 31 नंबर जो है वो आता है। अदरवाइज इंडिविजुअल चार्ज के बेस पर ये 22 नंबर के गवर्नर हैं और ये उत्तर प्रदेश स्टेट से जो है वो संबंध रखते हैं। साथ में ही ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और ये कौन सी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ये नदौन विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं मुकेश अग्निहोत्री और ये कौन सी विधानसभा से जो है संबंध रखते हैं? तो ये जो है वो हरोली विधानसभा क्षेत्र से जो है वो संबंध रखते हैं। हरोली विधानसभा क्षेत्र जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, सेन डांस परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि सेन नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो अगर हम डांसेस की बात करें तो ये सेन डांस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, हिमाचल के कौन से क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है? तो ये मुख्य रूप से पांगी क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब ये पांगी में परफॉर्म किया जाता है। आज जो हमने टेस्ट सीरीज ग्रुप में या फिर जिन्होंने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पर जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज हमने 7वें नंबर की हिमाचल जीके की शेयर की है, वो हिमाचल के डांसेस, हिमाचल के ड्रामा, हिमाचल के सॉन्ग्स, हिमाचल के फेयर फेस्टिवल के ऊपर जो है वो बेस्ड है और उसमें हमने सेन डांस पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा है कि ये पांगी में परफॉर्म किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में भी आप बोल सकते हैं कि ये परफॉर्म किया जाता है। और इस डांस की खास बात क्या है? देखो, इसको जो है वो दोनों पुरुषों के द्वारा भी और ये महिलाओं के द्वारा, दोनों के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो है वो बांसुरी, ढोल, इस तरह की धुनें जो है वो बजाई जाती हैं और इनके ऊपर जो है वो लोग नाचते हैं। ये भी ध्यान रखना है। और ये किस तरह का जो है वो नृत्य होता है? तो ये धार्मिक नृत्य जो है ये होता है। ये भी ध्यान रखना है। रिलीजियस ये एक डांस जो है वो होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि वॉर के ऊपर इसकी थीम है या रिलीजन के ऊपर इसकी थीम है। तो ये धार्मिक रूप से जो है वो होता है और धार्मिक मंत्रों का उच्चारण भी जो है वो यहाँ पर करते हैं। सेन नृत्य सारी रात तक जो है वो चलता है। लोगों को जो है वो इसको लेकर ना एक कहानी भी प्रचलित है। कहानी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, तो इससे क्या होगा, इजीली ये याद रहेगा। सेन डांस जब परफॉर्म किया जाता है तो इसमें जो नाचने वाले लोग होते हैं वो उल्टे नाचते हैं। उल्टे क्यों नाचते हैं, इसके पीछे एक कहानी है। ये उल्टा इसलिए किया जाता है क्योंकि कहा जाता है प्राचीन काल में जब पांगी के लोग जो था वो सेन डांस कर रहे थे, तो एक राक्षस पंगवाल का भेष बनाकर, इनके पांगी के लोगों की तरह भेष बनाकर जो था वो उस ग्रुप में आ घुसता है और वो किसी की जान लेना चाहता था। वहां पर वो किसी को मारना चाहता था। अब वो उस ग्रुप में आकर पहुंच जाता है। तो 2 भाई थे जिनका नाम था करमू, एक का नाम करमू था और एक का नाम सन्नू था। इन दोनों भाइयों को पता चल गया कि राक्षस जो है वो ग्रुप में आकर पहुंच चुका है, वो किसी को मारना चाहता है। तो दोनों भाइयों ने जो था वो क्या किया, अपने सांकेतिक भाषा में जो था वो अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स को इस बारे में बता दिया कि भाई क्या करो, उल्टा घूमना स्टार्ट कर दो। जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह से नहीं नाचना है, उल्टा नाचना जो है वो स्टार्ट कर दो। तो जितने भी नृतक तलक के लोग थे वो इस बात को समझ गए और वो उल्टा नाचना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और साथ में ही जो है वो पवित्र धार्मिक मंत्र जो है ये यहाँ पर उच्चारण करते हैं। सेन नृत्य सारी रात तक चलता रहा और लोगों को जो है वो राक्षस का फिर थोड़ी देर में एक बड़ा मृतक शरीर जो है वो देखने को मिलता है। बड़ा मरा हुआ एक राक्षस जो है वो देखने को मिलता है। अब वहीं से ये मान्यता प्रचलित हो जाती है कि इस डांस को उल्टा जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, तो तब से ये उल्टा ही परफॉर्म किया जाता है।
अगर हम डांसेस की बात करते हैं तो चंबा में हमारे पास झांझार डांस परफॉर्म किया जाता है जो कि हमने पढ़ा है। चंबा में नुवाला डांस परफॉर्म किया जाता है जो कि भगवान शिव को डेडिकेटेड है। चंबा में सिकरी डांस परफॉर्म किया जाता है। चंबा में ढांगी डांस परफॉर्म किया जाता है। चंबा में ढेपक डांस परफॉर्म किया जाता है। चंबा में ढांडराज डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये सारे डांस हमने पढ़ रखे हैं। आज भी अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी तो वहां पर भी इनके बारे में सुना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाइवोर्स रीमैरिज अमंग सिप्पी कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो ये सिप्पी एक कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश में। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो सिप्पी समुदाय है इसके बीच में कौन सा तलाक पुनर्विवाह का प्रकार है। अगर हम तलाक पुनर्विवाह की बात करते हैं तो इससे पहले भी हमने पढ़ा है, शायद हमने वो डाइवोर्स पढ़ा है, परंतु आज हम तलाक पुनर्विवाह पढ़ेंगे। तलाक पुनर्विवाह का यहाँ पर जो प्रकार है सिप्पी कम्युनिटी के बीच में वो है खेवात। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न और एंशियंट ट्राइब्स की तो देखो हमारे पास एंशियंट ट्राइब्स भी आती हैं, जैसे कि गद्दी हो गया, स्वांगलाज हो गया, पंगवाल्स हो गया। इन सभी के हमने मैरिज के टाइप, डाइवोर्स के टाइप, ये सारे हमने पढ़ रखे हैं, परंतु यहाँ पर सिप्पी कम्युनिटी भी आती है। मॉडर्न टाइप की आती है। अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से ये चंबा लाहौल स्पीति में जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा भी साथ साथ में, फाउंड इन कहाँ पर, चंबा हो गया और लाहौल स्पीति जो है वो हो गया, यहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इनके बीच में जो मैरिज के टाइप आते हैं उनमें से कौन कौन से किस किस तरह से आते हैं। ये जो छडाई है, छड्डी इसको कह सकते हैं आप, छड्डी, तो ये जो है वो किस तरह का है, ये डाइवोर्स का टाइप इनके बीच में आता है, ये प्योर डाइवोर्स है। और अगर हम बात करते हैं खेवात की तो ये डाइवोर्स रीमैरिज हमने पढ़ लिया। अगर हम पढ़ते हैं क्वादानी की, क्वादानी क्या है, इसमें क्या होता है, जो विडो होती है उसकी शादी फिर से करवा दी जाती है। और शादी किसके साथ करवाई जाती है, जो उसका एक्स हस्बैंड होता है उसके भाई के साथ जो है वो उसकी शादी करवाई जाती है। यहाँ पर बालू यात्रा भी है। बालू यात्रा में क्या होता है, बालू यात्रा में विडो को जो है वो रीमैरिज करा दिया जाता है, उसकी फिर से मैरिज करा दी जाती है किसके साथ, जो उसका एक्स हस्बैंड होता है उसके मैरिड भाई के साथ। क्वादानी में क्या होता है, भाई की शादी नहीं हुई होती है, और बालू में क्या होता है, बालू यात्रा में यहाँ पर शादी हो गई होती है, तब भी उसकी शादी जो है वो करवा दी जाती है। देखो ये सारी चीज़ें इसलिए होती थी ताकि किसी को भटकना भी ना पड़े और किसी का घर भी बच जाए, इस तरह से ये की जाती थी। और अगर हम बात करते हैं क्या इनके बारे में कोई और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि इनका ट्रेडिशन क्या है, ये करते क्या है। इनका जो एक ट्रेडिशन है, जो मतलब पहले से चलता आ रहा है, इनका एक ट्रेडिशन है, उसमें इनका ये माना जाता है कि इनके ट्रेडिशन में इनका जो काम है वो क्या है, वो जो रस्सियाँ बुनते हैं ना, रस्सियाँ बुनते हैं, रोप्स आपने देखा होगा, रस्से जो बनते हैं बड़े बड़े, उनको बुनना इनका काम है। और पट्टू वगैरह आपने देखे होंगे, पट्टू जो सर्दियों में उड़ते भी हैं, डोरा हो गया, इनको भी जो है ये बुनते हैं। और भेड़ की जो ऊन होती है उससे बने हुई चीज़ों को ये बुनते हैं। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। और इनके बारे में पता चल गया ना, मुख्य रूप से चंबा में पाए जाते हैं, लाहौल स्पीति में पाए। मेन पॉइंट तो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए, मैरिज के टाइप बता दिए, विडो रीमैरिज, ये सारे प्रकार जो है वो यहाँ पर बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है, अभी जो गिरी परियोजना है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इस परियोजना को शुरू कब किया गया था। इसके बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिल सकती हैं, परंतु एग्जैक्टली आपने ध्यान रखना है कि इस परियोजना को जो था वो 1978 1979, यहाँ पर 1979 दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर 1978 ऑप्शन में दिया गया हो तो वो भी सही होगा, क्योंकि कहीं पर 1978 भी लिखा गया है, कहीं पर 1979 भी लिखा गया है। तो 1978 79 आपने इस तरह से ध्यान रखना है कि गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन किया गया। और इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, इसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 60 मेगावाट कैपेसिटी। ठीक है जी, 60 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ये भी पता होना चाहिए आपको। गिरी परियोजना है कहाँ पर स्थित, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। गिरी नगर है एक, धौला कुआं से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यहाँ पर ही जो है वो गिरी नदी का जल मोड़ा गया है और एक 60 मेगावाट की परियोजना बनाई गई है, जिसको गिरी परियोजना जो है वो बोलते हैं। 1979 में ये परियोजना जो था वो शुरू हो गई थी, और इस क्षेत्र के लिए जो था वो सिंचाई का भी उद्देश्य एक बनाया गया था कि इस क्षेत्र में सिंचाई भी जो है वो की जाएगी इस परियोजना से। तो ये हो गया गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपने कहीं पर इसके बारे में ये भी पढ़ा हो, 1964 में ये बनना स्टार्ट हो गई थी और 1966 में बनकर तैयार हो गई थी, तो ये भी हो सकता है। परंतु हमें जो एग्जैक्टली जानकारी मिली है इंटरनेट से भी, और हमने HPGK की मेजर सोर्सेज से भी जो है वो इसको फॉलो किया है, तो हमें यही सब जानने को जो है वो मिलता है। अब यहाँ से इसकी कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये कब कमीशन हुई, 1978 79 में ये कमीशन हुई, ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। अब यहाँ से हम और भी परियोजनाएं जो हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि और भी परियोजनाएं जो हैं वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एक तो गिरी परियोजना हो गया आपका,
जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। वैसे ही आपने कोल डैम ध्यान रखना है। कोल डैम कितने मेगावाट का है? 800 मेगावाट की कोल डैम की परियोजना है और एनटीपीसी के द्वारा इसको बनाया गया है। आपने ध्यान रखना है नाथपा जाखड़ी परियोजना का, जो कि 1500 मेगावाट की है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा उसको बनाया गया है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से उसको बनाया गया है, मैंने बताया है। करछम वांगटू परियोजना ध्यान रखनी है, जो कि 1000 मेगावाट की है और ये निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट क्षेत्र में बनाई गई सबसे बड़ी परियोजना है। जेपी इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको बनाया गया है। आपने ध्यान रखनी है इसके अलावा पार्वती परियोजना, जो कि 2051 मेगावाट की परियोजना है, एनएचपीसी के द्वारा जो है वो उसको बनाया गया है। अलग अलग स्टेट इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे कि दिल्ली इसमें जुड़ा हुआ है, गुजरात जुड़ा हुआ है, राजस्थान जुड़ा हुआ है, इसमें हिमाचल तो जुड़ा ही हुआ है, साथ में हरियाणा भी जो है वो जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पार्वती परियोजना में हिमाचल की जो हिस्सेदारी है वो 15% जो है वो है। ठीक है जी, तो इन सारी परियोजनाओं को आप ध्यान रखना, कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचपीआरसी के एग्ज़ाम के लिए, तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के और भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप देखिए हिमाचल के रिलेटेड एग्जाम्स के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी तो हमने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, एचपीजीके के हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं और 8 पार्ट का वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया है। मतलब जो भी टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रहे हैं। एचपीजीके के हमने 8 टेस्ट सीरीज डिस्कस कर दी है, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया है। साथ में ही हमने जो है वो नेशनल इंटरनेशनल जीके की 3 टेस्ट सीरीज डिस्कस कर दी है, उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया हुआ है। उससे क्या होता है, रिवीजन में भी हेल्प मिल जाती है। साथ में ही रिवीजन के साथ साथ दूसरा पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव ये रहता है कि आप पेपर से पहले नोट्स को अपडेट कर सकते हैं और पेपर के नज़दीक जब आप पहुंचेंगे बहुत ज़्यादा तो आप एकदम से इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में जो 2, 4, 5, 7 नंबरों की कमी रह जाती है, आप थोड़ा सा बॉर्डर पर रह जाते हैं, उस बॉर्डर को ये पार करने में आपकी हेल्प करेंगे और मेरिट लिस्ट में डेफिनेटली आपको नाम देखने को मिलेगा अगर आप भी मेहनत करते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, बाकी आप भी पूरी कीजिए ताकि फायदा मिल सके इस सीरीज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच हेड ऑफ इलिस्ट्रियस हाउस ऑफ त्रिगर्ता मैरिड हिज डॉटर टू राणा किरग्राम हु वॉज वन ऑफ हिज वेसल्स। तो बोलते हैं कि त्रिगर्त के प्रतिष्ठित घरानों में किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह किरग्राम के राणा से किया था, और किरग्राम के राणा से जो विवाह किया गया था वो उसके जागीरदारों में से एक हुआ करता था। अब देखिए बात ऐसी थी कि त्रिगर्त यानी कि कांगड़ा जो हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है, ये बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी और बहुत पुरानी रियासत भी हुआ करती थी। त्रिगर्त पर जिसका कंट्रोल था वो कुछ पहाड़ी क्षेत्रों पर ऑटोमेटिकली अपना कंट्रोल कर लेते थे। त्रिगर्त की वैल्यू कहाँ से पता चलती है, यहाँ से पता चल जाएगी आपको कि महाभारत में भी त्रिगर्त की ओर से जो था वो पार्टिसिपेट किया गया था। यहाँ के जो राजा थे उनकी ओर से कौरवों की सेना की ओर से जो था वो लड़ाई की गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि त्रिगर्त के एक मुखिया ऐसे भी हुए जिनके द्वारा अपनी बेटी का विवाह किरग्राम के राणा के साथ कर दिया गया। अब किरग्राम यानी कि बैजनाथ, जो कि कांगड़ा की ही एक जागीर हुआ करती थी, त्रिगर्त की जागीर हुआ करती थी। ये कौन थे? ये थे हृदय चंद्रा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछा गया है इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि किरग्राम का प्राचीन नाम है किरग्राम प्राचीन नाम है, मतलब मॉडर्न नाम किरग्राम का क्या है? बैजनाथ जो है वो मॉडर्न नाम है, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है? बैजनाथ का प्राचीन नाम किरग्राम है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन जो बैजनाथ की बात हुई है तो बैजनाथ के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि बैजनाथ का जो मंदिर है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है और ये मंदिर जो है वो बनाया किसके द्वारा गया था, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो था वो 2 भाई हुआ करते थे, 2 व्यापारी हुआ करते थे जिनका नाम आहुका और मनियुका हुआ करता था। ये आहुक और मयूक जो थे इनके द्वारा इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था। कौन से ईयर में करवाया गया था? लगभग 1204 में जो था वो इसका निर्माण करवाया गया था। बस इतना सा ध्यान रख लो। सीधा 2-4 नंबर यहाँ से बन सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोलते हैं विच राजा ऑफ कुल्लू सबड्यूड द ठाकुर्स अराउंड द मिडल ऑफ 16th century हु फ्रिक्वेंटली चैलेंज्ड हिज अथॉरिटीज। तो बोलते हैं कि कुल्लू के किस राजा ने 16वीं शताब्दी के मध्य में अपने ठाकुरों को वश में कर लिया, जिन्होंने अक्सर अपने अधिकार को चुनौती जो था वो दी थी। तो कुल्लू के एक ऐसे राजा हुआ करते थे 16वीं शताब्दी के आसपास, इन्होंने ठाकुरों को वश में कर लिया था। इनका नाम हुआ करता था बहादुर सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर बहादुर सिंह की हम बात करते हैं तो बहादुर सिंह जब राजा हुआ करते थे कुल्लू के, तो उनके कार्यकाल के दौरान कुल्लू की राजधानी जो था वो नगर में हुआ करती थी। और बहादुर सिंह जो था
चंबा के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रखते थे। इन्होंने अपने पुत्र, जिनका नाम प्रताप सिंह हुआ करता था, प्रताप सिंह का विवाह चंबा के राजा गणेश वर्मन से जो था वो करवाया था। अब कुल्लू और बिलासपुर का एक मैंने नेक्सस आपको बताया था कि कुल्लू और बिलासपुर जुड़े हुए हैं आपस में। कैसे जुड़े हुए हैं? अभी भी कुल्लू के जो राजा हैं, कुल्लू का जो राज परिवार है, वो बिलासपुर में जाकर धौलरा मंदिर में जो एक रानी की मूर्ति है वहां पर जाकर पूजा करते हैं। उसकी कहानी मैंने गिरिराज पत्रिका में आपको बताई थी। तो लेटेस्ट दिसंबर महीने का जो गिरिराज पत्रिका का पहला पार्ट है उसमें देख लेना कि बिलासपुर कैसे और क्यों डूबा, और दूसरी ओर कुल्लू के राजा क्यों अभी भी जाकर बिलासपुर के धौलरा मंदिर में पूजा करते हैं, वो वहां से आपको पता चल जाएगा। वो कहानी है जहां से आपको अपने कल्चर के बारे में पता चलता है। बहादुर सिंह के बाद कुल्लू के एक ऐसे राजा भी हुए जो कि बहुत ही शक्तिशाली माने गए, जिनके बारे में एक क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो कौन थे। तो कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? जगत सिंह जो था वो कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो हुआ करते थे। जगत सिंह वही राजा थे जिनके द्वारा भगवान रघुनाथ की मूर्ति लाने के लिए जो था वो दामोदर दास को भेजा गया था, और दामोदर दास भगवान रघुनाथ की मूर्ति लेकर वहां से आया भी था। और 1653 की ये बात है जब दामोदर दास के द्वारा भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति वहां से लाई गई थी और उस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया था। कुल्लू का दशहरा उसी टाइम से स्टार्ट होता है, और कुल्लू का दशहरा एक इंटरनेशनल लेवल का जो है वो मेला भी है। जो हम पढ़ रहे थे कि बहादुर सिंह के कार्यकाल के दौरान राजधानी नगर में हुआ करती थी। जगत सिंह जब राजा बनते हैं तो अपने एंड के कार्यकाल यानी कि 1660 के करीब करीब ये क्या करते हैं, अपनी राजधानी को नगर से शिफ्ट कर देते हैं और सुल्तानपुर में अपनी राजधानी जो है वो बनाते हैं। बस इतना सा ध्यान रख लो। ये क्वेश्चंस लिंक हुए आपस में तो हमने पढ़ लिए, अब ऐसे ही याद भी रहेंगे। एक दिन अगर आप डेली इस तरह से फॉलो करते हैं ना तो आपको क्या होगा, इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही याद हो जाएंगे सुन सुनकर ही। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड राणा ऑफ क्योंथल रिसीव द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उस टाइम क्या होता था, जब ब्रिटिश सरकार होती थी तो उन्होंने कुछ ठकुराइयों के राणा बना दिए थे। अब राणा बनाए गए थे, वो कंट्रोल तो करते थे परंतु फिर भी राजा तो राजा ही था। फिर जो अंग्रेजों की अच्छे से सहायता करता था उसको राणा की उपाधि दे दी जाती थी, यह अलग अलग उपाधियों से सम्मानित किया जाता था। तो क्योंथल रियासत भी हुआ करती थी। क्योंथल रियासत के एक राणा हुआ करते थे जिनको राजा की उपाधि दी गई थी, और ये बात रही थी लगभग 1858 के आसपास की। 1858 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हुआ था पूरी बात ये हुआ थी, क्योंथल के राणा हुआ करते थे संसार सेन। संसार सेन ने 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों की सहायता करने के लिए इनको इनाम दिया जाता है और इनको इनाम में राजा की उपाधि दी जाती है, साथ में इनको खिल्लत भी प्रदान की जाती है। परंतु क्योंथल का अगर आप स्टार्टिंग से इतिहास देखें तो पता चलता है कि क्योंथल की स्थापना 1211 में की गई और गिरिसेन यहाँ के राजा जो था वो हुआ करते थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। क्योंथल रियासत जो है वो एक टाइम ऐसा भी रहा कि फिरोज शाह तुगलक के अधीन रही। तो 1379 की बात है जब ये फिरोज शाह तुगलक के अधीन जो था वो रही थी। क्योंथल रियासत में हमें देखने को मिलता है कि 1815 की बात है, कुछ एक ठकुराइयाँ हुआ करती जैसे कि कोठी ठकुराई हुआ करती थी, ठियोग ठकुराई, रतेश, मधान और घुंड, ये 5 ठकुराइयाँ ऐसे हुआ करती थी जो क्योंथल के अधीन जो था वो आ गई थी। प्रेजेंट टाइम में जो आपको शिमला शहर देखने को मिलता है, शिमला भी जो था वो क्योंथल रियासत की जो था वो जागीर हुआ करता था। और कसुम्पटी जो आप देखते हैं तो क्योंथल के राजा हुआ करते थे। क्योंथल के राजा ने कसुम्पटी को 1884 में, 1884 की बात है, 1884 में ब्रिटिश सरकार को लीज पर दे दिया था, यानी कि पट्टे पर जो था वो दे दिया था। तो ये सब क्योंथल के क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने हैं। क्योंथल के जो अंतिम शासक थे वो थे हितेंद्र सेन, उनका नाम भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम केम इन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो था वो कब अस्तित्व में आई थी। ये क्वेश्चन तो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, अगर पूछे गए तो ऐसे ही पूछ ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आती यहाँ पर। ये हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम 2016 में जो था वो लाई गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इतना सा यहाँ से ध्यान रख लीजिए, ज़्यादा हम जानेंगे भी नहीं, बस इतना काफ़ी है अगर याद रह गया 2016। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एज पर 2011 सेंसस विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट। अब देखो, एक तो हो गया लिटरेसी रेट, एक हो गया मेल लिटरेसी रेट, एक हो गया फीमेल लिटरेसी रेट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब मेल लिटरेसी रेट में भी क्या है
इसका ना हम एक चार्ट ही बना लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। या सारी बातें लिटरेसी रेट के मेल फीमेल हम एक ही वीडियो में क्लियर कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। हम 3 कॉलम बनाएंगे, एक में हम लिटरेसी रेट जो है वो समझेंगे, एक में हम समझेंगे मेल लिटरेसी रेट, एक में हम समझेंगे फीमेल लिटरेसी रेट हिमाचल का कितना है। एक में हम ये समझ लेंगे और एक में हम ये समझेंगे कि हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ का है, हाईएस्ट जो मेल लिटरेसी रेट आता है वो कहाँ का है, और हाईएस्ट जो फीमेल लिटरेसी रेट आता है वो कहाँ का है। और दूसरी ओर हम समझेंगे कि हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो कहाँ का आता है। लोएस्ट भी हम समझेंगे, लोएस्ट लिटरेसी रेट हिमाचल में, लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट हिमाचल में, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट हिमाचल में। देखो लिटरेसी रेट जो हिमाचल का है वो कितना है, वो है 82.80%, 82.80%। अगर हम बात करते हैं कि मेल लिटरेसी रेट कितना है तो वो है 89.5%। अगर हम बात करते हैं फीमेल लिटरेसी रेट की तो वो कितना है, वो है 75.9% है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट में आपने ध्यान रखना है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं मेल लिटरेसी रेट में कि हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का ही जो है वो हाईएस्ट है। अगर हम फीमेल में बात करते हैं कि फीमेल हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का है, तो वो भी हमें जो है वो हमीरपुर का ही देखने को मिलता है। अगर हम लोएस्ट में बात करते हैं तो लोएस्ट हमें कहाँ का देखने को मिलता है, ओवरऑल लिटरेसी रेट, तो वो हमें चंबा डिस्ट्रिक्ट का देखने को जो है वो मिलता है। अगर हम मेल लिटरेसी रेट में बात करते हैं कि लोएस्ट हमें कहाँ का देखने को मिलता है, तो वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट का ही देखने को मिलता है। अगर फीमेल लिटरेसी रेट में हम बात करते हैं लोएस्ट कहाँ का है, तो वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट का ही है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, चंबा इसका सही आंसर हुआ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अच्छा, हमीरपुर का जो लिटरेसी रेट है ओवरऑल वो कितना है, हमीरपुर का लिटरेसी रेट है 88.2%। हमीरपुर का जो मेल लिटरेसी रेट है वो कितना है, वो है 94.4%। ये भी ध्यान रखें। यहाँ का जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो कितना है, वो है 82.6%। और अगर हम बात करते हैं लोएस्ट जो कि चंबा का है, तो चंबा का लिटरेसी रेट है 72.2%। चंबा का मेल लिटरेसी रेट कितना है, 82.6% है। और चंबा के फीमेल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो वो है 61.7%। ये सारे के सारे आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं, तो ये आपने अब ध्यान रखने हैं, इनमें कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रहना चाहिए आपको। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बोलते हैं शीप एंड वूल सेंटर लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो भेड़ और ऊन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में जो भेड़ और ऊन केंद्र है वो है चुरी में स्थित। चुरी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये चुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है, तो चुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आता है, जहाँ पर ये जो है वो भेड़ और ऊन केंद्र जो है वो स्थित है। अगर हम ऐसे ही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में जो शीप ब्रीडिंग फार्म है उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो स्थित है। अगर हम चंबा में बात करते हैं तो चंबा के सरोल में जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। हमीरपुर के ताल में जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। और हमीरपुर के अलावा किन्नौर के कड़छम में जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है, वो ध्यान रखना है आपने। शिमला के जियोरी में जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म है, वो आपने ध्यान रखना है। वैसे ही हमारे पास हॉर्स यानी कि घोड़ों की भी ब्रीडिंग फार्म है, जो कि मैंने आपको बताए हुए हैं। घोड़ों की ब्रीडिंग फार्म हमारे पास लरी में एक ही ब्रीडिंग फार्म है, लरी लाहौल स्पीति में पड़ता है, जहाँ पर हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जो है वो आता है। लरी में ही जो है वो याक का ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो बना दिया गया है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। ये पॉइंट हो गए दो आपके पास। अब हमारे पास रैबिट ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो आते हैं, रैबिट इनके खरगोश। तो रैबिट का जो ब्रीडिंग फार्म आता है वो कहाँ पर जो है वो आता है, रैबिट के 2 ब्रीडिंग फार्म हमारे पास आते हैं। एक तो आता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, डिस्ट्रिक्ट मंडी के नगवाएं में ये आता है, ये आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट मंडी के नगवाएं के अलावा जो है वो दूसरा कहाँ पर आता है रैबिट ब्रीडिंग फार्म, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कंदवाड़ी में जो है वो आता है। तो कांगड़ा का कंदवारी भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है ये आते हैं, यहाँ पर ये आते हैं। तो ठीक है, इतना हो गया, इतना आप सब ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना चाहते हैं, अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अभी तक स्लॉट 1 ओपन है, वहाँ से वो आप अपना टेस्ट सीरीज जो है वो बुक कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन ईजिली कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। चाहे टेलीग्राम पर भी मैंने इसका क्विज पोस्ट किया था, परंतु आप देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, बोलते हैं राणा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट हैज इम्पोज्ड कंप्लीट प्रोविजन ऑन लिकर। तो बोलते हैं कि किस रियासत के राणा ने पूर्णतः रूप से शराब पर जो था वो बंदी लगा दी थी, शराबबंदी जो था वो की थी। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अब शराब के ऊपर किस रियासत के राणा ने जो था प्रतिबंध लगाया था वो आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। परंतु टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आप सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करती है वो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।